पूरे 2 दिनों से अखिल बुखार में तड़प रहा था, पर घर के लोगों को फुर्सत ही नहीं थी कि कोई उसकी देखभाल करे। यहाँ तक कि उसकी पत्नी सपना भी अपने कजन की शादी में इस कदर व्यस्त थी कि अखिल को पूरी तरह नौकरों के सहारे छोड़ दिया गया। अखिल को बहुत तेज प्यास लगी थी, पर कमरे में पानी नहीं था। पहले तो अखिल ने सोचा कि वह खुद ही चलकर पानी ले आएगा, लेकिन वह जैसे ही पानी के लिए खड़ा हुआ, उसे चक्कर आ गया और वह बेड पर गिर पड़ा। दोबारा उठने की हिम्मत नहीं हुई। वह चुपचाप ही बेड पर लेटा रहा। अखिल को किसी को भी पुकारने की इच्छा भी नहीं हुई। उसका मन शोक और निराशा से दुखी हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसकी यह दुर्दशा होगी, पर अपनी इस स्थिति के लिए वो किसे दोष देता, जबकि वह बहुत अच्छे से जानता था कि अपनी इस दुर्दशा के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। घर जमाई बनकर इस घर में रहने का उसका खुद का फैसला था। वह पत्नी को भी बेवफा और स्वार्थी नहीं कह सकता था। उसका व्यक्तित्व ही इतना दुर्बल और निरुपाय हो गया था कि वह निरंतर सबके द्वारा छला जा रहा था। बस एक गलत कदम और उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। अखिल के पापा राजेश जी, जो कभी उसके सबसे अपने हुआ करते थे, उसके पापा उसकी सबसे ज़्यादा चिंता किया करते थे, जो उसके आदर्श गाइड, फिलोसोफर और माँ भी थे। वही अखिल ने अपने पिता के प्रति अपने मन में एक गलत धारणा बना ली थी। उसने अपने पिता पर ही शक किया, उनसे घृणा की, जिसका परिणाम अखिल अब तक भुगत रहा था। जब किसी की आत्मा पर संशय का पर्दा पड़ जाता है, ऐसा संशयी व्यक्ति कभी सही गलत का अंतर समझ ही नहीं पाता। पापा के प्यार पर संशय ने ही उसे अपने घर परिवार के लिए अजनबी बना दिया। आज उसे अपनी माँ सरस्वती देवी की बहुत याद आ रही थी, जो उसकी छोटी सी छोटी खुशी के लिए भी अपनी बड़ी सी बड़ी खुशी कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसकी एक पुकार पर अपने सारे काम छोड़कर उसके आगे पीछे दौड़ती रहती थी। अगर कभी अखिल को हल्का सा बुखार भी आ जाता तो वह पूरा घर सर पर उठा लेती थी। वह कभी उसका सिर सहलाती, कभी उसके पैर दबाती। सरस्वती, थोड़ा बहुत बुखार हो जाना सामान्य सी बात है, इसमें घबराने की क्या बात है। तुम इस तरह से परेशान मत हुआ करो। तुम्हारे इस तरह घबराने से मैं भी नर्वस हो जाता हूँ, पापा माँ को समझाया करते थे। उसे स्कूल से आने में जरा सी देर हो जाती तो माँ सड़क पर आकर खड़ी हो जाती। उनका सुबह से शाम तक का सारा समय अखिल के इर्द गिर्द उसके आराम का ख्याल, उसकी हर सुख सुविधा को पूरा करते करते गुजरता। उनका यह जुनून देखकर पापा अक्सर मम्मी से गुस्सा हो जाया करते थे। 10th में जब अखिल को 95% मार्क्स मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई उन्होंने, पर जल्द ही उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। उन्हें ब्लड कैंसर हो गया। जैसे ही डॉक्टरों ने उनके जीवन को 2 महीनों में सीमित कर दिया तो सरस्वती जी को सबसे ज़्यादा यही चिंता खाए जा रही थी कि उनके बाद उनके बेटे का उनकी तरह ख्याल कौन रखेगा। समय अब उनके वश में नहीं था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। यह सरस्वती जी को बहुत अच्छी तरह समझ आने लगा। उन्होंने अपने बचपन की सहेली और दूर के रिश्ते से बहन सुनंदा को अपनी 5 वर्षीय बेटी गुड़िया के साथ अपने पास बुलवा लिया था। सुनंदा असमय ही विधवा हो गई थी। उसके बाद सुनंदा पूरी तरह टूट गई थी। सुनंदा अपनी बेटी के साथ कोई आश्रय ढूंढ रही थी। इस समय हालात कुछ ऐसे थे कि सरस्वती और सुनंदा दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी, इसलिए दोनों के बीच एक अपनत्व भरा रिश्ता कायम हो गया था। सरस्वती जी के ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कठिन समय में सुनंदा ने उसके पूरे घर परिवार को बहुत ही अच्छी तरह संभाल लिया था। तो सरस्वती जी ने भी गुड़िया को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया था और उसकी सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। धीरे धीरे दोनों माँ बेटी उस परिवार का एक अभिन्न अंग बन गए थे। सुनंदा अखिल का अपने बेटे की तरह ख्याल रखती थी और उससे प्यार करती थी। यह सब देखकर सरस्वती जी बहुत खुश थी। एक दिन सरस्वती जी ने सुनंदा से वादा लिया था कि उसके नहीं रहने पर वह उसके पुत्र को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगी। वह अखिल का पूरा ध्यान रखेंगी ताकि वो निश्चिंत होकर इस दुनिया को छोड़ सकें।
सुनंदा से वादा लेने के 1 महीना भर बाद ही सरस्वती जी काल के गाल में समा गई थी। सरस्वती जी के नहीं रहने पर सुनंदा ने अपना वादा निभाया। अखिल की देखभाल के साथ साथ उसको मानसिक संबल भी दिया। माँ के जाने के बाद अखिल पूरी तरह टूट गया था। माँ को भूलना उसके लिए इतना भी आसान नहीं था। वह उसके रूह की गहराइयों से जुड़ी हुई थी। फिर भी उसने अपना पूरा ध्यान और शक्ति पढ़ाई में लगा दिया, क्योंकि अखिल अपनी माँ की इच्छा पूरी करना चाहता था। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका एडमिशन IIT दिल्ली में हो गया। दिल्ली जाकर वो ऐसा पढ़ाई में रम गया कि उसने घर आना ही कम कर दिया, क्योंकि घर आते ही उसे माँ की यादें दुखी कर देती थी। उसकी समझ में नहीं आता था कि आखिर विधाता ने उसकी माँ की जीवन यात्रा बीच में ही समाप्त करके उसके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। गांव से दादी भी आ गई थी उसके पापा की देखभाल करने के लिए, पर माँ की मृत्यु ने उसके पापा को भी मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़कर बिखेर दिया था। फिर भी वह अखिल की देखभाल और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहले से भी ज़्यादा तत्पर रहते थे। अब उन्होंने अखिल को डांटना भी बंद कर दिया था। एक सुनंदा मौसी ही थी जो कुल जमा 3 सदस्यों के बीच कड़ियाँ जोड़ती रहती। जब वह इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था, तभी एक दिन उसे पटना में रहने वाले उसके एक दोस्त लव ने सूचित किया कि उसके पापा ने सुनंदा मौसी से शादी कर ली है। ये सुनते ही दुख, क्षोभ और घृणा से उसका पूरा शरीर थरथरा उठा। इतनी बड़ी बात हो गई और पापा ने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। वह तो उसके सबसे ज़्यादा अपने थे, फिर उसे इतना पराया क्यों कर दिया कि उससे पूछना भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल सी मची हुई थी। फिर भी उसने पापा को फ़ोन नहीं किया, क्योंकि अखिल अपने पापा से बहुत नाराज़ था। 2 दिनों बाद उसे पापा का भेजा हुआ लिफाफा मिला। उसे समझते देर नहीं लगी कि फ़ोन से बोलने की हिम्मत नहीं हुई तो लिख कर भेजा है। गुस्से में लिफाफे के टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दिया। अखिल रात भर माँ को याद करके निःशब्द रोता रहा। दूसरे दिन मन ही मन उसने फैसला कर लिया कि वह कभी लौटकर अपने घर सीतापुर नहीं जाएगा। पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उसको सब कुछ बताने के लिए दिल्ली तक आए, लेकिन अखिल मौन साधे हुए प्रतिक्रिया विहीन बैठा रहा। अखिल के इस तरह के व्यवहार ने उसके पापा को भी अंदर तक आहत कर दिया। पापा ने उसे बहुत समझाया कि इस शादी से तुम्हारे जीवन में कोई अंतर नहीं आएगा, सब कुछ पहले जैसा ही है। आज भी हम दोनों तुम्हारे उतने ही अपने हैं जितना कि इस शादी से पहले थे। पर अखिल नहीं माना तो नहीं माना। पापा की शादी करते ही उसे अपना वो घर पराया लगने लगा था। जिस सुनंदा मौसी में कभी उस माँ के दर्शन हुआ करते थे, अब वही उसे छल करने वाली विमाता नजर आने लगी थी। इस उम्र में पापा का शादी करना उसकी नज़रों में एक मर्यादाहीन आचरण था, जो लोगों की नज़रों में उसे शर्मसार कर रहा था। फाइनल ईयर का रिजल्ट आते ही उसे नौकरी मिल गई थी। बिना घर पर सूचित किए वो हैदराबाद आ गया था। घर के सभी लोग उसको लेकर परेशान रहते थे। अखिल भी काफ़ी अकेला और दुखी रहने लगा था। उसी दौरान अपने साथ काम करने वाले रोहन से कुछ ज़्यादा ही जुड़ गया था। रोहन के घर पर उसे पनाह मिली। रोहन की माँ के लिए वो बहुत जल्द अपने बेटों से भी प्यारा हो गया। भयंकर तूफान के गुजर जाने के बाद घर परिवार से बिछड़ा पक्षी उस बहेलिए को ही अपना मान लिया, जो जाल बिछाए उसे फांसने के लिए तैयार बैठा था। फिर तो रोहन की माँ शकुंतला देवी ने झटपट इस बेशकीमती नगीने को अपनी बेटी सपना की अंगूठी में जड़ने में देर नहीं लगाई। पहले तो घर बैठे बिना किसी दान दहेज के मिले इस दामाद को उस घर में खूब मान सम्मान और प्रेम मिला। सपना भी बहुत खुश रहती थी। ससुराल के झंझट से मुक्त यहाँ घूमने फिरने की पूरी आज़ादी थी। अखिल ने भी शहर से वहीं रहने का फैसला ले लिया, पर जल्द ही अखिल को एहसास होने लगा था कि घर में चाहे वो जितना भी खर्च करे, लेकिन उसका मान सम्मान घर के बेटों सा नहीं था। साथ ही मायके में रहने के कारण पत्नी का बड़बोलापन भी बढ़ रहा था। अखिल की देखभाल और ख्याल रखने के बदले उसे अपने बनाव श्रृंगार और शॉपिंग की धुन लगी रहती थी। दिनों दिन उसके मौज मस्ती की सीमाएं बढ़ती जा रही थी। नए नए आधुनिक ढंग के कपड़े गहनों पर उसका ज़्यादा ध्यान रहता था। पति उसके लिए बस पैसा कमाने का मशीन मात्र था। सासू माँ
जो पहले उसकी माँ होने का दावा करती थी, अब उन्होंने उसे सुनाना शुरू कर दिया था कि हमेशा घर में रहने वाले की रोज रोज आवाभगत तो नहीं हो सकती। अखिल को आवभगत की चिंता नहीं थी, उसे तो सिर्फ और सिर्फ उसी प्यार की तलाश थी जो उसके माँ पापा कभी उससे किया करती थी। धीरे धीरे सबके दिल में उसके लिए प्यार घटता ही जा रहा था। अब तो यह स्थिति हो गई थी कि बीमार होने पर भी किसी के पास समय नहीं था कि उसकी देखभाल कर सके। अखिल को लगने लगा था कि अपने पैरों पर स्वयं ही उसने कुल्हाड़ी मारी है। तभी अपनी पत्नी सपना की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई। वह सहदेव काका से कह रही थी कि साहब उठें तो उनसे पूछकर दवा और खाना दोनों खिला देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अखिल का बुखार अभी थोड़ा सा कम हुआ था, इसीलिए वह थोड़ा अच्छा सा महसूस कर रहा था। सपना के जाते ही अखिल उठ बैठा। घर में सिर्फ वह और काका ही थे। अचानक उसके मन में अपने पापा और सुनंदा मौसी की स्मृति मुखर होने लगी। उनका प्यार याद कर उसका मन विकल हो उठा। वह तुरंत उठकर कपड़े बदलकर और कुछ कपड़े बैग में डालकर ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोला। अब और अपमान का दंश झेलना उसे गवारा नहीं था। ऑफिस से पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर उसी समय सीतापुर के लिए रवाना हो गया। रात भर के सफ़र के बाद सुबह के उजास फैलने के साथ वह लखनऊ पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे वहां का कण कण उसे पुकार रहा है। इस धरती, आकाश और हवा में जाने कैसी संजीवनी थी कि उसके सारे दुख, संताप और बीमारियां यूपी की धरती पर पहुंचते ही जाने कहां लुप्त हो गई। जैसे ही कार आकर उसके अपने घर के गेट के सामने रुकी, अपना वो पुराना घर उसे किसी आत्मीय स्वजन से कम नहीं लगा। अनायास ही उसकी आंखें भर आई। गेट खोलकर अंदर आया तो सामने ही पथरीले आंगन में बैठी सुनंदा मौसी मेथी बिन रही थी। पहले की तरह अपने काम में मगन उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके बगल में अखिल आकर खड़ा हो गया है। जैसे ही उसने झुककर मौसी के चरण स्पर्श किए, वे चौंक कर सिर उठाई तो सामने अखिल को देखकर थोड़ी देर के लिए एकटक उसे देखती रह गई। फिर उसे खींचकर सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। आहट सुनकर पापा भी बाहर आ गए। उसे देख उनकी आंखें भी छलक आई। उसके पापा ने जल्दी से घर के अंदर आकर उसको गले से लगा लिया और स्नेह से उसकी पीठ थपथपाते हुए उसके करीब आकर बैठ गए। आज उसे लगा अपने ऐसे होते हैं जिन्हें अपने मान अपमान से ज़्यादा अपनों की चिंता होती है, जिन्हें अपना रिश्ता तोड़ने के बदले झुकना पसंद होता है। वर्षों बाद ढेर सारा प्यार, स्नेह और अपनापन पाकर वह आत्मविभोर हो उठा। घर आकर उसे बेहद शांति का अनुभव हो रहा था। जीवन में मिले अपमान, ठोकरें और बेगानेपन ने उसे अपनों का महत्व तो समझा दिया था। एक दिन जिस घर से अखिल को नफरत हो गई थी, आज वही घर उसे प्यार का सागर नजर आ रहा था। पापा जल्दी जल्दी खड़ी चारपाई बिछाने लगे। मैंने पापा का हाथ पकड़ लिया और खुद चारपाई बिछाकर पापा को और मौसी को पकड़ कर बिठाया और घंटों दोनों की गोद में सिर रख कर रोता रहा। मेरे साथ साथ पापा और मौसी की भी आंखें भीग गई। रात में खाना खाने के बाद मौसी ने उसका बिस्तर उसके उसी पुराने चिर परिचित कमरे में लगवा दिया। फिर सारा काम समाप्त करके उसके सिरहाने आकर बैठ गई। पहले की तरह ही सिर सहलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि मैं ही तुम्हारी अपराधी हूँ, पर तुम मेरा विश्वास करो बेटा, यह शादी हमें मजबूरी में करनी पड़ी। दीदी के गुजर जाने के बाद आस पड़ोस के लोगों के शर्मनाक फप्तियों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। खुलेआम लोग हमें बदनाम कर रहे थे। गुड़िया को भी तानों उल्हानों से लोग परेशान कर रहे थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम दोनों माँ बेटी इस घर में पूरी तरह सुरक्षित थे। तुम्हारे पिता के लिए भी अपना घर और नौकरी दोनों इस उम्र में संभालना मुश्किल था। इसलिए ही हम दोनों ने शादी का फैसला लिया। हमारे इस फैसले को तुम समझ नहीं सके और घर छोड़कर चले गए। फिर तुमने दोबारा कभी इस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। तब से मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। अगर तुम नहीं चाहोगे तो चाहे मुझे जितनी भी कठिनाइयाँ झेलनी पड़े, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। गुड़िया को साथ लेकर घर छोड़कर चली जाऊँगी, पर अब तुम्हें इस घर से कभी जाने नहीं दूँगी। मैंने सरस्वती दीदी को वचन दिया था कि हमेशा तुम्हारी खुशियों का पूरा ख्याल रखूँगी।
फिर भला मैं कैसे तुम्हारी खुशियों के आड़े आ सकती हूँ। उनकी आंखों से उनका वात्सल्य आंसुओं के रूप में उमड़ पड़ा। थोड़ी देर तक वह निशब्द रोती रही। फिर उसके बाद जब वो उठकर जाने लगी तब अखिल ने उनका हाथ थामते हुए कहा, मौसी, क्या आप अपने इस नालायक बेटे को एक बार माफ़ नहीं कर सकती? मैं वादा करता हूँ आगे आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसके व्यवहार से हैरान वह आश्चर्य मिश्रित दृष्टि से मौसी उसे निहारने लगी। मैंने एक और गलती की है मौसी, बिना आप लोगों को बताए ही मैंने शादी कर ली है। आशा है आप दोनों मुझे माफ़ कर देंगे। अरे सच, मेरी बहू को कहाँ छोड़ आए? उसे साथ क्यों नहीं लाए? जाने कब से दरवाजे पर खड़े उन दोनों की बातें सुनते उसके पापा कमरे के अंदर आ गए। अरे मौसी, थोड़ा रुको तो सही, पहले अपना ट्रांसफ़र तो सीतापुर करवा लूँ, फिर हमारा पूरा परिवार हमेशा एक साथ रहेगा। उसके बाद बहुत देर तक आपस में घर परिवार और बहू की बातें होती रही। गुड़िया तो इस बात को सुनकर खुशी से उछल पड़ी। जब सब सोने चले गए तो वह बैठा सपना को मैसेज कर रहा था, अब मैं लौट कर घर जमाई बनने तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर की बहू बनकर रहना चाहती हो तो तुम्हें अब सीतापुर आकर मेरे साथ रहना होगा, मेरे माता पिता के साथ, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। अखिल का मैसेज पढ़कर सपना ने वहां आने से मना कर दिया। जैसे ही सपना ने अपनी माँ और भैया को यह बात बताई कि अखिल अब यहाँ कभी भी वापस नहीं आने वाला है, तो उसकी माँ ने उसको तुरंत ही अपने ससुराल जाने के लिए बोल दिया। सपना गुस्से में बोली, मैं नहीं जाऊंगी अपनी ससुराल, मैं यहीं रहूंगी। ये सुनकर उसके भैया बोले, सुन बहन, तू अपनी ससुराल चली जा, तेरे खर्च उठाने के लिए तेरा पति अब यहाँ नहीं बैठा है और मेरे पास तेरे फालतू के खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, तो तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अपने घर चली जा। यह सारी बातें सुनकर आज सपना को एहसास हो रहा था कि उसने अखिल के साथ कितना गलत किया। जब तक वह इस घर पर पैसे लुटाता रहा तब तक मैं सबके लिए बहुत अच्छी थी। जैसे ही वो घर से बाहर गया मैं सबके लिए बोझ बन गई। यह सब सुनकर सपना ने तुरंत ही अखिल को फ़ोन किया और कहा कि मैं घर आ रही हूँ। सपना जैसे ही स्टेशन पर पहुँची, अखिल मुस्कुराते हुए उसका इंतज़ार कर रहा था। सपना ट्रेन से उतरते ही अखिल के गले लगकर रोने लगी और उससे माफ़ी मांगी। अखिल और सपना दोनों घर पहुँचते हैं। सुनंदा मौसी ने उन दोनों का स्वागत किया। आज सुनंदा बहुत खुश थी क्योंकि उसने जो सरस्वती दीदी से वादा किया था आज उसका वादा पूरा हो गया। गुड़िया ने अपनी भाभी से नेग में एक घड़ी ली जिसको वो पूरे मोहल्ले में दिखा रही थी। अखिल आज अपने मन में बहुत सुकून महसूस कर रहा था। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।